ने चलाई होती है। वही गोली जो कभी बारबोसा ने जैक को दी थी जब उसे उस सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था, और जैक ने कसम खाई थी कि वह उसी गोली से बारबोसा को मारेगा। बारबोसा आखिरी सांसों में कहता है, तुमने ये गोली बर्बाद कर दी जैक, पर विल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और वह दोनों सिक्के खून के साथ वापस खजाने के बक्से में डाल देता है। उसी पल शाप टूट जाता है, बारबोसा का दिल धड़कना बंद हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। डॉन्टलेस जहाज पर अब सारे समुद्री डाकू फिर से इंसान बन चुके होते हैं, इसलिए वे हार मान लेते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है। पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। विल यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और एलिजाबेथ उसके पिता और जेम्स के सामने जाकर कहता है, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वह उस जगह भागता है जहाँ जैक को फांसी दी जा रही होती है और एन वक्त पर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी जेम्स के सिपाही चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी वहाँ पहुँचते हैं और सबके सामने एलिजाबेथ कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विल। उधर जैक को पास ही अपने तोते को उड़ता हुआ दिखता है। वह समझ जाता है कि उसके साथी पास ही है, इसलिए वह किले की ऊंची दीवार से कूदकर सीधे समुद्र में जा गिरता है। और तभी लहरों के बीच से ब्लैक पर्ल जहाज दिखाई देता है। उसका अपना जहाज, उसके साथी उसे लेने आ चुके हैं। ऊपर किले में जेम्स विल को माफ कर देता है और एलिजाबेथ के पिता भी दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अंत में हम देखते हैं जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल के डेक पर खड़ा है, हवा उसके बालों से खेल रही है और उसके साथ ही उसे फिर से कैप्टन जैक स्पैरो बना देते हैं। और यहीं से समुद्र की एक नई दास्तान की शुरुआत होती है। ये कहानी पिछली फिल्म के आगे से शुरू होती है, जहां बिल और एलिजाबेथ की शादी का दिन होता है। लेकिन तभी वहां आ पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर बेकट। आते ही वो एलिजाबेथ और विल दोनों को गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि उन्होंने जैक स्पैरो को भागने में मदद की थी। उसके पास जेम्स नॉरिंगटन को गिरफ्तार करने का वारंट भी था, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया था। लेकिन जेम्स उससे पहले ही समुद्र में कूद जाता है और खुद जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर। अब विल और एलिजाबेथ को उनके गुनाह की सजा के तौर पर मौत दी जानी थी। लेकिन अगले दिन कटलर बेकट विल को बुलाता है और उससे एक सौदा करता है। वह कहता है, जैक स्पैरो के पास एक कंपास है जो किसी दिशा की ओर नहीं बल्कि उस चीज की ओर इशारा करता है जो इंसान के दिल में सबसे ज्यादा चाह होती है। वो कंपास मुझे लाकर दो, बदले में मैं तुम्हें और एलिजाबेथ को माफ कर दूंगा। विल एलिजाबेथ से विदा लेता है और जैक स्पैरो को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर दिखाई देता है। वह एक अनजान द्वीप से एक कपड़े का टुकड़ा लाया होता है जिस पर एक चाबी की तस्वीर बनी होती है। जैक अपने साथियों से कहता है, इस चाबी से एक डिब्बा खुलेगा जिसमें कोई बहुत कीमती चीज छिपी है, हमें वो चाबी ढूंढनी होगी। लेकिन उसकी बातों से साफ झलकता है कि वह अपने साथियों को बेवकूफ बना रहा है। असल में जैक उस चाबी और उस रहस्यमय डिब्बे के बारे में सब कुछ जानता है। रात के सन्नाटे में जैक अपना जादुई कंपास निकालता है, लेकिन इस बार वो सही दिशा नहीं दिखा रहा था, मानो किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रहा हो। इसलिए जैक स्पैरो जहाज के नीचे की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक पुराना डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर होता है, यानी विल टर्नर का पिता। और हैरानी की बात ये थी कि वो अब भी जिंदा था। 13 साल पहले बूटस्ट्रैप टर्नर जैक स्पैरो के अधीन काम करता था। जब जैक ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन था, वो जैक से कहता है, हमारा जहाज बहुत साल पहले समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। उस वक्त तुमने समुद्र के राक्षस डेवी जोन्स से एक सौदा किया था। अगर वो तुम्हारा जहाज वापस सतह पर ले आए तो तुम्हें 13 साल तक ब्लैक पर्ल का कप्तान बनने का अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा उसे देनी होगी और उसकी जहाज पर उसके गुलाम बनकर काम करना होगा। अब वो 13 साल पूरे हो चुके हैं। बूटस्ट्रैप आगे कहता है, अगर तुमने डेवी जोन्स की गुलामी स्वीकार नहीं की तो वो समुद्र का सबसे भयानक राक्षस क्रैकेन तुम्हारे पीछे भेज देगा और वो तुम्हें और तुम्हारे जहाज ब्लैक पर्ल को समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाएगा। बूटस्ट्रैप खुद भी अपनी जान बचाने के लिए डेवी जोन्स के साथ सौदा कर चुका था। वो जैक का हाथ पकड़कर उस पर एक काला निशान बना देता है। इसका मतलब था कि अब डेवी जोन्स हमेशा उसकी लोकेशन जान सकता है और क्रैकेन कभी भी आकर उस पर हमला कर सकता है। ये कहकर बूटस्ट्रैप गायब हो जाता है। जैक अब बुरी तरह डर चुका था। वो अपने साथियों से कहता है, जहाज को तुरंत किसी और दिशा में ले चलो। उसी वक्त बारबोसा का शरारती बंदर, जो अब भी जहाज पर था, जैक की टोपी चुरा लेता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। बाद में वो टोपी दूसरे नाविकों को मिलती है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक नाविक उसे पहनता है, समुद्र की गहराइयों से क्रैकेन उभर आता है और पलक झपकते ही उनका जहाज निगल जाता है। दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल में एलिजाबेथ के पिता उसे चुपके से भागने में मदद कर रहे थे और आखिरकार एलिजाबेथ वहाँ से भाग निकलती है। उसका एक ही मकसद था, विल तक पहुँचना, ताकि उनकी सजा माफ हो सके। उधर विल एक द्वीप पर ब्लैक पर्ल जहाज को देखता है। जैक स्पैरो उस वक्त समुद्र से दूर था क्योंकि वो क्रैकेन से जान बचा रहा था। विल उस द्वीप की तलाश में निकलता है, लेकिन तभी कुछ आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं। ये सब आदिवासी नरभक्षी थे जो इंसानों को ही खा जाते थे। वो विल को अपनी जनजाति के पास ले जाते हैं। वहाँ विल को देखकर झटका लगता है क्योंकि उनका राजा कोई और नहीं बल्कि जैक स्पैरो था। विल हैरान होकर जैक से कहता है, मुझे तुम्हारा कंपास चाहिए। मैं और एलिजाबेथ ने तुम्हें भागने
करने में मदद की थी और अब उसी की वजह से एलिजाबेथ को फांसी दी जाने वाली है। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो मुझे वो कंपास दे दो। लेकिन जैक चालाकी से मुस्कुराता है और कुछ ऐसा कहता है जो समझ नहीं आता। फिर वो अपने आदमियों को इशारा करता है और विल को कैद में डाल दिया जाता है। वो देखता है कि वहाँ पहले से ही जैक के बाकी साथी भी पिंजरे में बंद हैं, लकड़ी के बने पिंजरों में जो हड्डियों से टंगे हुए थे। वो आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने जैक स्पैरो को अपना राजा इसलिए बनाया है क्योंकि उनके मुताबिक जैक के अंदर कोई पवित्र आत्मा है जिसे मुक्त करना जरूरी है। लेकिन मुक्त करने का उनका मतलब था उसे खा जाना, यानी अब वो जैक की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। सारे आदिवासी मिलकर जैक को मारने की रस्म की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक आदिवासी वहाँ आता है और कहता है कि जो लोग पिंजरे में बंद थे यानी जैक के साथी, वो सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरी जनजाति उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जैक भी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है। काफी मुश्किलों और चालाकी से रास्ता बनाते हुए जैक, विल और बाकी साथी किसी तरह ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाते हैं और उस श्रापित द्वीप से निकल भागते हैं। जहाज पर पहुंचते ही जैक विल को बताता है, लॉर्ड कटलर को मेरे कंपास से मतलब नहीं है। असल में वो उस खजाने को चाहता है जिसकी दिशा ये कंपास दिखा सकता है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें पहले उसकी चाबी ढूंढनी होगी और इसके लिए हमें मिलना होगा टिया डाल्मा से। थोड़ी देर बाद सब लोग टिया डाल्मा के घर पहुंचते हैं जो एक रहस्यमयी जादूगरनी होती है, वही औरत जिसने जैक को उसका जादुई कंपास दिया था। टिया डाल्मा समझाती है, ये कंपास किसी दिशा को नहीं दिखाता बल्कि वो दिखाता है जिसकी इंसान के दिल में सबसे गहरी चाह होती है। लेकिन जैक के मन में उस चाबी को ढूंढने की सच्ची इच्छा नहीं थी, इसलिए कंपास उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था। फिर टिया डाल्मा एक और बड़ा राज बताती है, जिस संदूक को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई साधारण संदूक नहीं है, उसमें डेवी जोन्स का दिल बंद है और उस संदूक की चाबी सिर्फ डेवी जोन्स के पास है। टिया डाल्मा जैक स्पैरो को एक छोटा सा जार देती है जिसमें मिट्टी भरी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक ये जमीन तुम्हारे पास है डेवी जोन्स कभी जमीन पर कदम नहीं रख सकता और जब तक वो जमीन पर नहीं आ सकता तुम सुरक्षित रहोगे। साथ ही वो डेवी जोन्स के जहाज दी फ्लाइंग डचमैन की लोकेशन भी बता देती है। जैक और उसकी टोली उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर विल देखता है कि एक टूटा फूटा जहाज पानी की सतह पर तैर रहा है। विल कहता है, मैं उस जहाज पर जाऊंगा और किसी भी हाल में वो चाबी ढूंढ निकालूंगा। जैक मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम पकड़े गए तो बस ये कहना कि जैक स्पैरो ने तुम्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए भेजा है। विल उस जहाज की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से असल जहाज ऊपर आता है। वो था फ्लाइंग डचमैन। उस जहाज पर अजीबो गरीब समुद्री जीव जैसे लोग सवार थे, आधे इंसान आधे समुद्री राक्षस। वो विल को पकड़ लेते हैं और उसे डेवी जोन्स के सामने लाते हैं। डेवी जोन्स इंसान नहीं था, उसका चेहरा ऑक्टोपस की तरह था और उसकी आवाज भारी लेकिन इंसानी थी। विल हिम्मत जुटाकर कहता है, जैक स्पैरो ने मुझे भेजा है उसका कर्ज चुकाने के लिए। डेवी जोन्स टेलीस्कोप निकालकर दूर देखता है। वो देखता है कि ब्लैक पर्ल जहाज पर जैक भी उसी की तरफ देख रहा है। अगले ही पल डेवी जोन्स अचानक ब्लैक पर्ल पर प्रकट हो जाता है, यानी उसके पास टेलीपोर्ट करने जैसी रहस्यमयी शक्तियां थी। वो जैक से कहता है, हमारे वादे के मुताबिक अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। 13 साल पहले जो समझौता हुआ था आज उसका वक्त पूरा हो चुका है। जैक स्पैरो, डेवी जोन्स गुस्से भरे स्वर में कहता है, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है जैक स्पैरो। जैक हंसते हुए जवाब देता है, मेरी कीमत बहुत ऊंची है। डेवी जोन्स मुस्कुराकर कहता है, हाँ तुम्हारी कीमत बहुत ऊंची है जैक स्पैरो। तुम्हारी एक आत्मा की कीमत 100 लोगों के बराबर है। तुम पहले ही एक इंसान विल टर्नर मुझे भेज चुके हो, अब बाकी 99 लोगों को मेरे हवाले करो, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। जैक तुरंत हाँ कर देता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। डेवी जोन्स उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर बना काला निशान मिटा देता है, वही निशान जिससे क्रैकेन कभी भी उसे ढूंढ सकता था। डेवी जोन्स कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन है, इन 3 दिनों में मुझे 99 और लोग चाहिए। इसके बाद जैक अपने साथियों के साथ एक नए द्वीप पर पहुंचता है। वहाँ वो लोगों को धोखा देकर डेवी जोन्स के हवाले करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मुश्किल से 4 लोग ही मिलते हैं। उसी दौरान वहाँ जेम्स नॉरिंगटन भी आता है जो खास तौर पर जैक को पकड़ने के लिए आया था। वो जैक पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैक के साथी समय रहते उसे बचा लेते हैं। जैसे ही जैक अपने जहाज पर चढ़ने लगता है पीछे से एलिजाबेथ आती है। वो अब यहाँ एक नई पहचान के साथ रह रही थी। वो गुस्से में कहती है, विल तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था, बताओ वो अब कहाँ है। जैक गंभीर होकर कहता है, वो डेवी जोन्स के जहाज डचमैन पर है। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो संदूक ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। इसके बाद जैक चतुराई से अपना कंपास निकालता है और कहता है, ये कंपास उसी चीज की दिशा दिखाता है जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होती है। विल तुम्हारे लिए सबसे कीमती है, इसलिए इसे तुम रखो। जैक वो कंपास एलिजाबेथ को दे देता है। अब विल तक पहुंचने और उसे बचाने के लिए एलिजाबेथ को उस डेडमैन चेस्ट को ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल बंद है। जैसे ही जैक स्पैरो कंपास एलिजाबेथ के हाथ में रखता है वो तुरंत दिशा दिखाने लगता है, यानी अब कंपास ने उन्हें सही रास्ता बता दिया था। अब एलिजाबेथ, जैक, जेम्स नॉरिंगटन और जैक के बाकी साथी मिलकर
उस दिशा में निकल पड़ते हैं, वो यात्रा जो उन्हें डेवी जोन्स के दिल वाले संदूक तक ले जाने वाली थी। दूसरी तरफ डेवी जोन्स के जहाज फ्लाइंग डचमैन पर विल की मुलाकात अपने पिता बूटस्ट्रैप टर्नर से होती है। विल हैरानी से कहता है, पिता आप जिंदा हैं? बूटस्ट्रैप थके हुए स्वर में कहता है, मैं जिंदा नहीं हूँ बेटे, बस डेवी जोन्स का गुलाम हूँ। विल कहता है, मैं यहाँ उस चाबी को ढूंढने आया हूँ जो डेवी जोन्स के दिल वाले संदूक को खोलती है। बूटस्ट्रैप सिर हिलाता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी पीछे से एक अजीब सी परछाई आगे बढ़ती है। वो एक समुद्री जीव था जो कभी इंसान रहा होगा। वो कहता है, डेवी जोन्स वो चाबी हमेशा अपने पास रखता है, अपने गले में। अब विल और उसका पिता जहाज के एक और हिस्से में जाते हैं जहाँ डेवी जोन्स के गुलाम एक अजीब खेल खेल रहे थे। वो खेल पासे डाइस का था, लेकिन यहाँ दांव पर पैसे नहीं, जिंदगी के साल लगाए जा रहे थे। विल आगे बढ़कर कहता है, मैं भी ये खेल खेलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ डेवी जोन्स। अगले ही पल डेवी जोन्स वहाँ आ जाता है और अपनी ठंडी आवाज में पूछता है, और क्या दांव लगाना चाहते हो विल टर्नर? विल दृढ़ता से जवाब देता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाऊंगा और बदले में तुम्हें भी वो चाबी दांव पर लगानी होगी। डेवी जोन्स कुछ पल सोचता है, फिर धीरे धीरे अपने गले से चाबी निकालता है, वही चाबी जो डेड मैन चेस्ट को खोल सकती थी। अब खेल शुरू होता है। डेवी जोन्स और विल टर्नर के बीच पासे फेंके जाते हैं, दांव बढ़ता जाता है। तभी बूटस्ट्रैप टर्नर भी वहाँ पहुँचता है और खेल में शामिल हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसका बेटा विल हारने वाला है, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। वो पासों का गलत नंबर बताता है ताकि विल बच सके। लेकिन डेवी जोन्स बहुत चालाक था, वो तुरंत समझ जाता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर ने झूठ बोला है। वो गुस्से में उठकर उसका पासा जांचता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी बाकी जिंदगी इसी जहाज पर बिताओगे, हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनकर। डेवी जोन्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब विल को सब समझ आ चुका था। उसे पता चल गया था कि वो चाबी कहाँ रखता है। रात में उसका पिता धीरे से उसके पास आता है और कहता है, बेटे अब जब तुम्हें पता है कि चाबी कहाँ है, तो मैं बाकी सबका ध्यान भटकाऊंगा। तुम उस वक्त डेवी जोन्स के पास जाओ, वो अभी सो रहा होगा, उससे वो चाबी चुरा लाओ। विल अपने पिता की बात मान लेता है। धीरे धीरे वो डेवी जोन्स के कमरे में पहुँचता है और बड़ी सावधानी से उसके गले से वो चाबी निकाल लेता है। वो दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब डेवी जोन्स उठता है तो उसे गले में चाबी नहीं मिलती, सिर्फ एक कपड़ा मिलता है जिस पर चाबी की तस्वीर छपी होती है। वो गुस्से में दहाड़ता है और अपनी टोली से कहता है, उसने चाबी चुरा ली है, अब हमें उसी द्वीप की ओर जाना होगा जहाँ वो संदूक है जिसमें मेरा दिल छिपा है। अब फ्लाइंग डचमैन जहाज उसी दिशा में बढ़ने लगता है। उधर उसी द्वीप पर जैक स्पैरो और एलिजाबेथ पहले ही पहुंच चुके होते हैं। दोनों मिलकर जमीन खोदते हैं और वहाँ से वो रहस्यमयी संदूक निकाल लेते हैं, वही संदूक जिसमें डेवी जोन्स का दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद विल टर्नर भी वहाँ पहुंच जाता है। अब उस संदूक को लेकर तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जैक स्पैरो, जेम्स नॉरिंगटन और विल टर्नर तीनों उसे अपने लिए चाहते थे। जेम्स चाहता था कि वो संदूक लॉर्ड कटलर बेकेट को दे दे ताकि उसे अपनी पुरानी नौकरी और इज्जत वापस मिल सके। विल चाहता था कि वो संदूक हासिल कर अपने पिता को डेवी जोन्स की गुलामी से आजाद कर सके। जैक स्पैरो ये सब इसलिए चाहता था ताकि वो डेवी जोन्स को वो चीज देकर आजाद आदमी बन सके और फिर बिना किसी डर के खुले समुद्रों में आजादी से घूम सके। लेकिन तभी शुरू होती है एक जबरदस्त तलवारबाजी की लड़ाई जैक, विल और जेम्स तीनों के बीच। लड़ते लड़ते वे एक चर्च तक पहुंच जाते हैं। तभी चर्च की घंटियां बजने लगती हैं और उसी आवाज से डेवी जोन्स के गुलाम वहां पहुंच जाते हैं। ये देखते ही एलिजाबेथ और उसके साथी छाती चेस्ट लेकर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो छाती एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी डेवी जोन्स का एक गुलाम उसे उठाकर भाग जाता है, लेकिन जैक स्पैरो की नजर उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत पीछे से आता है और उसे गिरा देता है। अब जैक खुद वो छाती लेकर भागता है और अंदर से डेवी जोन्स का दिल निकालकर एक जार में बंद कर देता है। उसी वक्त पीछे से एक गुलाम उस पर हमला कर देता है। जैक उससे भिड़ जाता है, पर तभी और भी डेवी जोन्स के गुलाम वहां आ धमकते हैं। अब चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। जेम्स कहता है, जब तक ये छाती हमारे पास है वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, अब देरी मत करो, यहाँ से निकलो। और वो खुद छाती लेकर भाग पड़ता है, लेकिन डेवी जोन्स के गुलाम उसे पकड़ लेते हैं और छाती उससे छीन लेते हैं। जेम्स किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है और डेवी जोन्स के सारे गुलाम वो छाती लेकर चले जाते हैं। अब जैक, विल और उनके बाकी साथी ब्लैक पर्ल जहाज पर लौट आते हैं अगली चाल की तैयारी में। डेवी जोन्स का जहाज समंदर की गहराइयों से निकल कर आता है, लेकिन ब्लैक पर्ल जो दुनिया का सबसे तेज जहाज है उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। विल कहता है, अगर हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं तो उनसे लड़ भी सकते हैं। जैक मुस्कुराते हुए कहता है, लड़ने की जरूरत ही क्या है, हमारे पास वो जार है जिसमें डेवी जोन्स का दिल है, हम उससे सौदा कर सकते हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और जहाज को झटका लगता है, वो जार टूट जाता है। जैक नीचे झांकता है, दिल गायब है। विल घबराकर कहता है, क्रैकन ने हमला किया है, वो समंदर का सबसे बड़ा राक्षस है, डेवी जोन्स ने उसे
हमें मारने के लिए भेजा है। अब क्रैकन पूरे जहाज पर हमला करने लगता है। जैक मौका देखकर अपनी नाव में भाग निकलता है। उधर बाकी सब लोग शराब और बारूद भर भर के एक बड़े जार में डालते हैं ताकि धमाका करके क्रैकन को उड़ाया जा सके, लेकिन क्रैकन लगातार ब्लैक पर्ल को समंदर में डुबो रहा था। तभी जैक वापस आता है और अपनी बंदूक उठाकर उस बारूद वाले जार पर गोली चला देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और क्रैकन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैक सबको चिल्लाकर कहता है, जहाज छोड़ दो, वो फिर हमला करेगा। सभी भागने की तैयारी करते हैं। तभी एलिजाबेथ जैक के पास आती है, मुस्कुराती है और कहती है, वापस आने के लिए शुक्रिया। लेकिन जैसे ही जैक कुछ बोलता है, एलिजाबेथ अचानक उसकी कलाई को एक खंभे से हथकड़ी से बांध देती है। जैक हैरान रह जाता है। एलिजाबेथ जानती थी जैक के हाथ पर ब्लैक मार्क दोबारा उभर आया था और क्रैकन सिर्फ जैक स्पैरो की जान लेने आया था। बाकी सब लोग वहां से भाग निकलते हैं और जैक वो अकेला रह जाता है अपने भाग्य से मिलने के लिए। अब क्रैकन जैक के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन भागने के बजाय जैक अपनी तलवार निकालता है और सीधे क्रैकन के मुंह में कूद पड़ता है। क्रैकन जोर से दहाड़ता है और ब्लैक पर्ल को पूरी तरह समंदर की गहराइयों में खींच लेता है। दूर से ये सब नजारा डेवी जोन्स खुद देख रहा होता है। जब वो जाकर अपना संदूक खोलता है तो देखता है कि दिल गायब है। वो गुस्से और दर्द से चिल्ला उठता है। उधर पोर्ट रॉयल में जेम्स लॉर्ड कटलर बेकेट के पास पहुंचता है और डेवी जोन्स का दिल उसे सौंप देता है। वो कहता है, अब आप डेवी जोन्स को नियंत्रित कर सकते हैं, वो वही करेगा जो आप चाहेंगे। इसके बदले जेम्स को उसकी नौकरी और इज्जत दोबारा मिल जाती है। दूसरी ओर एलिजाबेथ, विल और जैक के बाकी साथी टिया डाल्मा के पास बैठे उदास नजर आते हैं। सबका एक ही अफसोस है, काश हम जैक को वापस ला पाते। तब टिया डाल्मा कहती है, अगर तुम सब चाहो तो क्या तुम धरती के आखिरी छोर तक जाने को तैयार हो ताकि जैक और ब्लैक पर्ल को वापस लाया जा सके? सभी एक साथ कहते हैं हाँ। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है कैप्टन बारबोसा। वो हंसते हुए कहता है, अब बताओ मेरा ब्लैक पर्ल कहाँ है? और इसी के साथ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द डेड मैन्स चेस्ट की कहानी यहाँ खत्म होती है।